Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना राउस अकेडमी लेकर आया है यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2024 टेस्ट सीरीज। टोटल होने वाले हैं 25 टेस्ट, 12 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 8 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 होने वाले हैं सी सेट के टेस्ट। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आपको नीचे दिए गए नंबरों पर यहाँ पर कॉल करना है एंड रजिस्टर योर सेल्फ टुडे। इन केस आप भोपाल में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे ऑल वेदर रोड गिव्स द स्ट्रैटेजिक फिलिप टू लद्दाख। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अकम्प्लिश किया है एक सिग्निफिकेंट फीट इन दी लद्दाख, जहां पर इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है निम्मू पदम दराच रोड। ठीक है, ये रोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली दिस पर्टिकुलर रोड व्हाट इट इज़ डूइंग, ये लिंक कर रहा है हिमाचल प्रदेश और लेह को। ये अकम्प्लिशमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रूशियल इम्प्लीकेशन दिखा रहा है ताकि जो सिक्योरिटी मेजरमेंट हैं इस रीजन में उनको इन्हेंस किया जा सके, इंडिया की स्ट्रैटेजिक डेप्थ यहाँ पर मेंटेन किया जा सके, क्योंकि इंडिया की जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझिए, निम्मू पदम दारचा रोड का इंपॉर्टेंस यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ये जास्कर वैली जो कि अपने आप में रिमोट रीजन कहलाता है, उसको यहाँ पर एक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि अपने आप में एक सिक्योर रूट है। अगर कभी ऑर्डिनेंस को रिपोर्ट करना हो, सेफगार्ड करना हो, सर्विलेंस करना हो नेबरिंग नेशन पे, पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान की, तब ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही अगर हम इस रोड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फैसिलिटेट कर रही है एक सरफेस मूवमेंट लेह और लाहौल स्पीति वैली के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं सिंकुला पास के थ्रू यहाँ पर हमें देखने मिलता है, विच इज़ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, जो कि इस समय कंस्ट्रक्शन के रूप में देखने के लिए मिल रही है। याद रखिएगा, हम सिंकुला पास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये टनल यहाँ पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वाइटल स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एक रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताती है। इसका जैसे ही कंप्लीशन हम देख रहे हैं निम्मू पदम दारचा रोड का, ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है क्योंकि ये अपने आप में लद्दाख के क्षेत्र में पहला ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड यहाँ पर बन रहा है। इसी के अलावा जो एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक कंसर्न कई बार होते थे लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि वेदर कंडीशन यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, वो भी यहाँ पर इस रोड के बनने की वजह से दूर हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाना चाहती हूँ, विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंटायर रोड प्रोजेक्ट ऑफ द निम्मू पदम दारचा रोड। राइट, आपको यहाँ पर देखने मिल रहे होंगे माउंटेन पासेस। इस रोड के पास कौन कौन से आप देखेंगे, रोहतांग पास आपको सबसे पहले देखने मिलेगा, फिर बारालाचा पास देखने मिल जाएगा, उसके बाद नकीला, लाचुंगला, थांगला, फोतुला, नमिका, जोजिला, पेंसी और शिंकुला आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हाईएस्ट अभी इस समय कंस्ट्रक्शन में है यहाँ पर और ये अभी कंप्लीट किया जा रहा है। ये सारे रोड यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं, मनाली से दारचा, दारचा से ले से निम्मू, निम्मू से कारगिल, नीचे पदामू से लेके श्रीनगर तक की कनेक्टिविटी हमें देखने के लिए मिल रही है, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर कुछ पासेस के बारे में हमने बात करी, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं खारदुंगला पास के बारे में। 17,582 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास ये बोला जाता है दुनिया में। ये लेह को नुब्रा वैली के साथ कनेक्ट करता है और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना देता है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। दूसरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है चांगला पास, अगेन 17,590 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझे तो चांगला पास थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है दुनिया में, जो कि लेह को पांगसो लेक के साथ यहाँ पर कनेक्ट करता है, एंड अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। नेक्स्ट इज़ दी रोहतांग पास। रोहतांग पास अगेन आपको देखने मिलेगा, जो कि कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ दी जोजिला पास, जो कि अगेन कश्मीर वैली को लद्दाख वैली के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। बात करें फोतुला पास के बारे में तो फोतुला पास आपको देखने के लिए मिल रहा है श्रीनगर लेह हाईवे पे और एक इम्पॉर्टेंट पास, स्ट्रैटेजिक पास यहाँ पर ये क्रिएट करता है।
अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज भी हमें लद्दाख में देखने मिल जाती है, जैसे नुब्रा वैली जो कि अपने सैंड ड्यून्स, बैक्ट्रियन कैमल्स के लिए जानी जाती है और सियाचिन ग्लेशियर का ये पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट जास्कर वैली हमें यहाँ पर देखने मिलती है साउथ ऑफ लद्दाख, और जास्कर में ये सिचुएटेड है और अपने एक रग्ड टेरेन, डीप गॉर्जेस और चढ़ार आइस ट्रैक के लिए जाना जाता है। इसी के अलावा सुरू वैली भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। लद्दाख की सुरू वैली ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ग्लेशियर है, कारगिल वॉर मेमोरियल भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा मारखा वैली हमें देखने के लिए मिल जाती है, वन ऑफ द लोकेटेड इन द ईस्ट। मारखा वैली अपने ट्रैकिंग रूट्स, हाई एल्टीट्यूड के लिए और हमीज नेशनल पार्क के कारण यहाँ पर चर्चा में रहता है। ऑलराइट, तो मेजर माउंटेन आप यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे, सो ये कुछ मेजर माउंटेन पासेस हैं इंडिया में जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। स्टेट्स ऑफर 1000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर द ग्रीन क्रेडिट। देखिए रिसेंटली एक अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फॉर इट्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने इसको एक सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह लिया है और आगे इसके लिए काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 10 स्टेट्स ने आइडेंटिफाई करा है लगभग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3853 हेक्टेयर का हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये लैंड यहाँ पर अवेलेबल हैं अलग अलग एंटिटीज़ के लिए, जिसमें इंडिविजुअल्स ग्रुप या दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिट इसका पार्ट बन रही हैं टू अर्न एंड पोटेंशियली ट्रेड ग्रीन क्रेडिट्स। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ स्टेट्स यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें तो दे स्टैंड्स आउट कलेक्टिवली। यहाँ पर 40% जो एरिया है वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो के द्वारा किया गया है। राइट, समझिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आखिर है क्या। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड एंटिटीज़ होती हैं ये फाइनेंस कर सकती हैं अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को इन डेजिग्नेटेड एरिया फॉर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एक्चुअल अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ दैट लाइज विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉलोइंग। अगर हम बात करें तो ट्रीज़ को प्लांट करना और एक 2 ईयर एवेल्यूएशन यहाँ पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि डिटरमाइन करेगी कि किसी भी प्लांट की जो वैल्यू है वो कितनी है और उसको 1 ग्रीन क्रेडिट के अनुसार देखा जाएगा। ये जो ग्रीन क्रेडिट है ये सिग्निफिकेंट होल्ड रखते हैं कंपनीज़ के लिए दैट दे हैव यूटिलाइज्ड फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ द 1000 ऑफ ट्रीज। सो बाय एक्वायरिंग ग्रीन क्रेडिट व्हाट दीज कंपनीज कैन डू, दे कैन ऑफसेट सम ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर इंडियाज कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लॉ। ये मैकेनिज्म इनकरेज करेगा एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंश्योर करेगा डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को, जैसे मिटिगेट करेगा थ्रू द रिफॉरेस्टेशन एफर्ट। राइट, हालांकि जहां ग्रीन क्रेडिट का आइडिया बहुत ही अच्छा हमें देखने के लिए मिल रहा है, वहीं इस आइडिया के साथ अगर हम बात करें तो ग्रीन क्रेडिट एम कर रहा है कहीं ना कहीं अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। एक्सपर्ट यहां पर कंसर्न रेज कर रहे हैं रिगार्डिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ग्रीन क्रेडिट यहां पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्टिविटी प्रेजेंट करती है एक चैलेंज एज इट कुड पोटेंशियली क्रिएट लैंड बैंक्स ससेप्टेबल टू डाइवर्जन फॉर द कमर्शियल पर्पस। ये कॉन्ट्राडिक्ट है कहीं ना कहीं जो प्राइमरी गोल था कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लॉ का, विच इज़ टू डिस्करेज फॉरेस्ट लैंड अप्रोप्रिएशन फॉर द कमर्शियल वेंचर्स ओनली, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं ग्रीन क्रेडिट का जो क्षेत्र है ये अभी भी समस्या का विषय बना हुआ है। राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इंक्लूसिव हेल्थ केयर को लेकर इंडिया का क्या मूव है और इंडिया किस तरीके से इंक्लूसिविटी के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। वर्ल्ड हेल्थ डे, आप सभी को पता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, जो कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस बता रहा है हेल्थ इक्वालिटी इक्विटी को लेकर, एक जो कि कॉर्नर स्टोर है ग्लोबल हेल्थ एंड जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो इट हैज़ एनश्राइंड हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, जहाँ पर बात की जा रही है माई हेल्थ माई राइट। एक सिग्निफिकेंस हमें देखने मिल रहा है इस दिन का, जो कि एम्पलीफाई कर रहा है बाय द कोविड-19 पैंडमिक, एनवायरमेंटल चैलेंज एंड वाइडनिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो कि हाईलाइट कर रहा है एक अर्जेंट नीड कि हमें इक्विटेबल एक्सेस की आवश्यकता है फॉर द हेल्थ केयर। देखिए
डिस्पाइट मोर देन 140 नेशंस ये बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि हेल्थ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक कंसर्निंग गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज के अंतर्गत। WHO काउंसिल जो है इकोनॉमिक ऑफ हेल्थ फॉर ऑल ने रिपोर्ट किया है कि हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं लैक करती है कंप्लीट एक्सेस टू नेसेसिटी हेल्थ सर्विसेज। इस डिस्पैरिटी को हमें यहाँ पर दूर करना होगा, क्योंकि अपने आप में ये सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत है, एक लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। समझिए कि हेल्थ इक्विटी है क्या। हेल्थ इक्विटी बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है कि हमें इस बात की इंश्योरिटी लेकर आनी है कि प्रत्येक इंडिविजुअल इसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपनी ऑप्टिमम हेल्थ को यहाँ पर अचीव कर सके, नो मैटर कि उनकी परिस्थितियाँ किस तरीके की हैं। साथ ही ये एक्नॉलेज कर रहा है एक मल्टीफेसेड इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे हेल्थ आउटकम से हमें देखने मिलता है, और कहीं ना कहीं एम्फसाइज कर रहा है एक हॉलिस्टिक अप्रोच को बियॉन्ड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। WHO का मिशन है कि उसे इरेडिकेट करना है, ये जो अनजस्ट है हेल्थ केयर डिस्पैरिटी जो है पूरी दुनिया भर में, स्पेशली सोशो इकोनॉमी की वजह से उसको ख़त्म करना। ऐसे में इन इनइक्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो बेसिकली अगर हम रूट कॉज और ऑफ इनइक्विटीज़ को समझने की कोशिश करें तो ट्रू हेल्थ इक्विटी डेवलप होती है, एक अंडरलाइंग कॉज है, वहाँ पर हम हेल्थ डिस्पैरिटी की बात करते हैं, जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होना, जैसे एजुकेशन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, क्लीन वाटर की कमी और हाउसिंग की कमी हमें देखने की। केवल और केवल इक्वल एक्सेस दे देना हेल्थ केयर के लिए ये बिल्कुल भी सफिशिएंट बात नहीं है। अगर हम फाउंडेशनल जो प्रॉब्लम्स है अगर हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं तब तक आप इक्वल एक्सेस दे भी देंगे तभी भी उसका कोई आउटकम नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस एक जो बच्चा यहाँ पर पैदा होता है पॉवर्टी में, रूरल एरिया में, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लीन वाटर को एक्सेस को यहाँ पर मिस कर सकता है, न्यूट्रिशनल फूड, इम्यूनाइजेशन जैसी चीज़ें यहाँ पर मिस कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेज क्रिएट करती हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस के लिए। अगर हम बात करें तो एक कन्वर्जेंस हमें देखने मिल रहा है पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो कि कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ डिस्पैरिटी है इनको बड़ा और एक बहुत वाइडनिंग गैप क्रिएट करने का काम कर देता है। पर्टिकुलरली वो कंट्रीज़ जो कि जैसे हम इंडिया की बात करें जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक गैप्स बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेटली सफ़र कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर का कंपेयर टू द मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसकी वजह से केवल और केवल यहाँ पर ये जो बैरियर है ये एक्सपैंड ही होता जा रहा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें एक इक्विटेबल हेल्थ को यहाँ पर अचीव करना है तो यहाँ पर एक मल्टीफेसेड अप्रोच की आवश्यकता है विच इज़ बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। ये यहाँ पर एंटेल कर रहा है कि हमें एड्रेस करना ज़रूरी है एक सोशियो इकोनॉमिक्स को, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें हेल्थ को और इंश्योर कर सकें कि एवरीवन जो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है उनके पास एक हेल्दी लाइफ देखने के लिए मिलती है। गवर्नमेंट की बात करें, कम्युनिटीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें और इंडिविजुअल्स की बात करें तो आवश्यक है कि सभी लोग यहाँ पर कोलैबोरेट करें ताकि यहाँ पर एक जो बैरियर है वो ख़त्म किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हेल्थ पोटेंशियल के आधार पर यहाँ पर चीज़ें प्रदान की जा सके। इंडिया और हेल्थ इक्विटी चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया जहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन का यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, ऐसे में वो ग्रैपल कर रहा है विद पर्सिस्टेंस ऑब्स्टिकल जो कि हेल्थ को अचीव करने में, यहाँ पर इक्विटेबल हेल्थ को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो रूरल हेल्थ केयर की जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। वहीं इंडिया में एक और सबसे बड़ा प्रपोर्शनेट है जो हमें देखना ज़रूरी है विच इज़ दी अर्बन स्लम्स। अगर हम अर्बन स्लम्स की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं 17% से भी ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया का। इंडिया में अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार, वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो एक सीरियस हेल्थ डिस्पैरिटी हमें देखने के लिए मिल रही है क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटेशन है, लिमिटेड एक्सेस है क्लीन वाटर के लिए। इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस लगभग 1.5 गुना ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर फैल रहा है कंपैरेटिवली। अगर हम नॉन स्लम एरियाज़ और स्लम्स एरिया की बात करें तो स्लम्स एरियाज़ आर सफरिंग अ लॉट।
और ये बात हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, ये बात बोली जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। कास्ट और जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो प्रोफाउंड डिस्पैरिटी हमें पूरे के पूरे एरिया में देखने मिल रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमें देखने मिल रही है, लोअर इम्यूनाइजेशन देखने मिल रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में। हालांकि वुमेंस की बात करें तो इन दी लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल्स की बात करें तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट एनेमिक देखने मिल रही हैं कंपैरेटिव टू दी, अगर हम कास्ट को यहाँ पर इग्नोर कर दें तो। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो ये भी भारत में 60% से ज़्यादा डेथ का कारण बनती हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बात कर रहा है कि एक बहुत अति आवश्यकता है कि हम इक्विटेबल एक्सेस के लिए काम करें, ट्रीटमेंट यहाँ पर दें, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर दें, ताकि एक पोटेंशियल जो यहाँ पर हमारा जो लॉस हो रहा है, जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है 6 ट्रिलियन का लगभग जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक होने का, उसको कम किया जा सके। एक क्रिटिकल शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंज हमें देखने मिल रहे हैं। WHO डेटा की अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट कर रहा है डॉक्टर टू पॉपुलेशन जो रेशियो है ये भी बहुत कम है। 75% हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहीं ना कहीं ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं इन मेट्रोपॉलिटन एरिया विच ओनली अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ द पॉपुलेशन। रूरल रीजन सफ़र फ्रॉम द सीवियर शॉर्टेज। आवश्यकता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि जितनी भी समस्याएं हैं इक्विटेबल एक्सेस की, नेसेसिटीज़ की, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको यहाँ पर कवर किया जा सके, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में ज़रूरत है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के अलावा सिविल सोसाइटीज़, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जितने भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सभी मिलकर एक मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काम करें। हेल्थ के लिए जितनी भी लिटरेसी है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को एक साथ आकर काम करना ज़रूरी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सिविक सोसाइटीज़, बिकॉज दे आर द वन जो कि हमारी कम्युनिटीज़ के सबसे क्लोज रिलेटेड होते हैं। नॉट अलोन दैट, इंडिया को आवश्यकता है कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे WHO, ग्लोबल फंड, गावी सपोर्ट जैसे अलग अलग हेल्थ इनिशिएटिव्स के साथ यहाँ पर काम करके एक बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार कर सके। और ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब हमारे पास एक प्रॉपर रिसर्च होगा, प्रॉपर डेटा होगा और इनोवेशन और टेक्निकल ग्रोथ के साथ ही हम इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिसे कई बार अनदेखा कर दिया जाता है, विच इज़ द यूथ। देखिए, क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं 7 अप्रैल के लिए हम यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को समझ रहे हैं। गॉन टू सून, द सब्जेक्ट ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया। सुसाइड जो कि एक ट्रेजिक और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि कहीं ना कहीं कैरेक्टराइज किया जा रहा है एक कॉन्शियस वायलेशन एक्ट ऑफ एंडिंग्स वन लाइफ। इंडिया में बात करें तो सुसाइड का जो रेट है ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट हमें डिस्टिंक्शन देखने के लिए मिल रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स ग्लोबली देखने के लिए मिल रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अगर हम बात करें तो 1.71 लाख लोग यहाँ पर सुसाइड से इनकी मृत्यु हुई है केवल और केवल 2022 में। वहीं हम अगर सुसाइड रेट के बारे में बात करें तो इट इज़ 12.4%। 1 लाख व्यक्ति में 12.4% लोग यहाँ पर सुसाइड के लिए कदम उठा रहे हैं, जो कि इंडिया में अभी तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर है। हालांकि ये फिगर्स की अगर हम बात करें तो इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कई बार मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ में ये बातें साबित नहीं हो पाती हैं, सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग ये बातें नहीं बताते हैं। तो अगर हम उस सारी चीज़ों को भी देखें तो आप समझिए ये तो वो नंबर ऑफ केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और उनका आउटकम बहुत ही अपोजिट देखने मिलता है। यूथ सुसाइड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग विषय है, क्योंकि स्पेशली यंग पीपल विथ 41% ऑफ सुसाइड अकरिंग इन इंडिविजुअल, जो कि 30 या उससे कम उम्र के हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। शॉकिंगली सुसाइड कहीं ना कहीं एक जो मोर्टेलिटी है यंग वुमेन में इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है, विद अ यंग इंडियन टेकिंग देयर ओन लाइफ एवरी 8 मिनट, राइट।
This is not only represent a loss of families and society, but there is also a significant implication कि हमारी इकोनॉमी जो है, जो हमारा फ्यूचर है कंट्री का, वो भी यहाँ पर घटता जा रहा है। बिकॉज यूथ सुसाइड की अगर हम बात करें तो ये इस समय पब्लिक हेल्थ चैलेंज का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अब देखिए, एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो ये कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता। देयर आर मैनी रीज़न। एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल टेंडेंसीज़ भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, फैमिली की वजह से अराइज हुई हो सकती हैं, कोई पर्सनल रीजन या सोशो कल्चर फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि सुसाइड को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। ऐसे में रिस्क फैक्टर क्या है? तो देखिए, एक एडोलेसेंट सुसाइड को जब यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है इंडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। इसमें पता चल रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे के साथ है, कोई नेगेटिव या ट्रॉमेटिक फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, एकेडमिक स्ट्रेस है, या फिर सोशल या लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं, किसी तरीके की उसके साथ वायलेंस हुए हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। अलॉन्ग विद दैट फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ अगर कभी हुआ है, एग्जामिनेशन में फेलियर हो गया हो, एक इंटीग्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, पेरेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं इसका काम बनता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से यूथ सुसाइड आपको भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम सोशियो कल्चर फैक्टर्स की बात करें कि क्या ऐसे सोशियो कल्चर फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फीमेल यूथ सुसाइड को लेकर, तो समझिए एक स्पेसिफिक सोशियो कल्चर फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंट राइज इन द सुसाइड अमंग द यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स इन इंडिया। और ये फैक्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने मिल रहे हैं अर्ली मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस, यंग मदरहुड, लो सोशल स्टेटस, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस की अगर हम बात करें, ये सबसे बड़े वो कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं यहाँ पर मृत्यु की तरफ या फिर सुसाइड की तरफ जा रही हैं। एक रिजिड जेंडर रोल है जिसकी वजह से हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि भाई ये महिलाओं के काम है, ये पुरुषों के काम है। यंग एज में शादी हो जाना, ज़बरदस्ती शादी हो जाना, जल्दी मदरहुड की वजह से आप देखिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं सुसाइड की ओर ले जाती हैं। दूसरा, भारत में एक और हम अगर रीज़न की बात करें तो फेलियर इन एग्जामिनेशन एक सबसे बड़ा कारण बना है। इतनी सारी डेथ में लगभग 2000 से ज़्यादा जो सुसाइड हुए हैं वो केवल और केवल एक सोसाइटल शेम की वजह से हुए हैं, एक पेरेंटल प्रेशर की वजह से हुए हैं, जहाँ पर कोई बच्चा अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना कर पाने के कारण यहाँ पर सुसाइड कर लेता है। तीसरा एक और रीज़न अगर हम बात करें तो अल्कोहल, सब्सटेंसेस यूज़ या इंटरनेट एडिक्शन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अल्कोहल एंड सब्सटेंसेस यूज़, इनको हम यूजुअली जानते हैं कि एक रिस्क फैक्टर होते हैं यूथ सुसाइड में, जहाँ पर पिछले 2 दशकों में बात करें तो एक नोटेबल इंक्रीज़ हुआ है कि लोग लगातार इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली यंग इंडिविजुअल। मेटा ने एक एनालिसिस किया है जिसके अनुसार अगर हम बात करें कि 19 स्टेट में इस डेटा को यहाँ पर कवर किया गया और रिवील किया गया कि लगभग 20% जो कॉलेज स्टूडेंट हैं ये एडिक्टेड हैं इंटरनेट के, जिसमें से भी 1/3 लोगों की अगर हम यंग लोगों की बात करें तो इन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में साइबर बुलिंग को फेस किया है, जो कि कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट सबसेट है कि यहाँ पर जिसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही हैं। एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ की वजह से हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम अपनी सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से वाहवाही के रूप में यहाँ इंटरनेट पर दिखाएं। हम दिन के बहुत सारे घंटे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर कहीं ना कहीं हमको सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। नेक्स्ट एक और रीज़न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक और रीज़न यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है विच इज़ दी मीडिया। मीडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करने की बात आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सेंसेशनलाइजेशन सुसाइड केसेस के बारे में बताना, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग सेलिब्रिटीज़, ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर देता है, बता देते हैं, पूरा कॉपीकेट बिहेवियर ये दिखाते हैं सेंसेशनल रिपोर्ट में कि कैसे सुसाइड हुआ था, क्या एविडेंस है। ऐसे में जो इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्च बन गई हैं, जो कि गूगल ने यहाँ पर डेटा शेयर किया है, हाउ टू commit suicide following the death of the popular young male actor in the India, which is again the question of worry कि लोग यहाँ पर तरीके जान रहे हैं, they are possessing it। अब यहाँ पर जो बिलीव था कि जो सुसाइड है ये कहीं ना कहीं रिजल्ट है एक अनकंट्रोलेबल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर का, ये कॉमन है। हालांकि बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो ये कंटेम्पलेट करते हैं सुसाइड को, देयर आर वायलेबल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम,
by teaching problem solving, impulsive control, emotional regulation skills along with the promotion, help seeking behavior, young people they can basically learn कि constructive way में कैसे इन challenges को दूर किया जा सकता है। और सबसे important है as early as you identify, सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मेंटल डिस्ट्रेस को पहले आइडेंटिफाई करना और एक अर्ली स्टेज पे केयर प्रोवाइड कर पाना, एक यूथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना एक क्रूशियल एस्पेक्ट है कि किस तरीके से हम सुसाइड्स के रेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, मॉडरेट इंटरनेट का यूज़ करना, एक सपोर्टिव फ्रेंडशिप ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करना, और योगा का प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के मेंटल वेल बीइंग को इंक्रीज कर सकती हैं और एक सोसाइटल टेंडेंसी को कम भी कर सकती हैं। अलॉन्ग विद दैट फैमिली एंड सोसाइटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस्टेब्लिश किया एक टास्क फोर्स को 2019 में, ताकि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज को लेकर आया जा सके, जिसको लॉन्च किया गया था नवंबर 21, 2022 में। इस स्ट्रैटेजी का मुख्य उद्देश्य था कि जो सुसाइड के रेट है इनको 10% तक कम करना बाय 2030 और कहीं ना कहीं एम्फसाइज करना एक कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड सोशल वेलफेयर। साथ ही एक लेवरेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना और एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना ताकि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में यहाँ पर काम किया जा सके, सब्सटेंसेस और बिहेवियरल एडिक्शन को यहाँ पर कम किया जा सके थ्रू द स्कूल हेल्थ एम्बेसडर एंड यूथ क्लब्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर डेटा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का डेटा यहाँ पर बात कर रहा है। नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स ग्रू 16 फोल्ड फ्रॉम 1957 टू 2019, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। 1957 से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ हमें देखने मिला है उन महिलाओं के उम्मीदवारों के पार्टिसिपेशन में जिन्होंने लोकसभा में कंटेस्ट किया है, इलेक्शंस में यहाँ पर पार्ट किया है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1957 की बात करें तो केवल और केवल 45 महिला कैंडिडेट थी, लेकिन 2019 की बात करें तो ये नंबर बढ़कर पहुंच चुका है 726, जो कि अपने आप में एक 16 गुना फोल्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर ग्रोथ, जो परसेंटेज है वुमेन्स का पार्लियामेंट में ये भी बढ़ा है। 4.5% जो पहले हुआ करता था उसकी जगह अब 14.4% का इनका यहाँ पर प्रेजेंस देखने के लिए मिल रहा है। While the number of male candidate has multiplied by 5 times since 1957, the growth in the number of women candidate has been more substantial, जो कि 16 गुना यहाँ पर बढ़ी है। 1957 में वुमेन्स की बात करें तो दे comprise merely 2.9% of the candidates, but 2019 की अगर हम बात करें तो 9% का टोटल कैंडिडेटर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक सक्सेस रेट हमें दिखाती है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे लोकसभा में यहाँ पर बढ़ चुका है। ऑल राइट, तो ये महिलाओं की, और जब भी आप बात कर रहे हैं आपको इस तरीके के डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप विमेंस या विमेंस एम्पावरमेंट या उनके रोल के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को इम्पैक्ट करती हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapande@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.